गौरव वत्स जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साइबर एआई एक्सपर्ट हैं। सर, जब हम एआई टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, एआई की बात हम अलग-अलग ज़ोन्स, अलग-अलग सेक्टर्स में, अलग-अलग डिपार्टमेंट और प्रोफ़ेशन में भी हम देखते हैं। सर, जब इसका यूज़ हो रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न मजबूत करने के लिए, ताकि ये सिक्योरिटी जो लैप्स अगर हो रहे हैं, उसको और मजबूत किया जा सके, उसके लिए भी खर्चे होते हैं। तो सर, उसके लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? एआई सेक्टर को कितना बजट अलॉट किया जाना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी सर एआई का उपयोग बहुत ज़्यादा अब धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा है और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि साइबर सिक्योरिटी हमारी बहुत स्ट्रांग हो सके। तो सर, ये हर महीने में आपसे मैं समझना चाहूँगी कि इसके लिए बजट लगभग अगर कितना अलॉट हो जाए, तो हम और ज़्यादा मजबूत बन सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट डजंट डिपेंड अपॉन कितना बजट एलोकेट हो, जी। इट डिपेंड हाउ दैट बजट इज यूटिलाइज। सो एक आम आदमी के लिए, मतलब आप लोगों को इस तरीके से समझना है कि आपके हेड ऑफ द फैमिली ने एक बच्चे को पॉकेट मनी दी। अब वो बच्चा पॉकेट मनी कैसे खर्च करता है, वो हो सकता है सिनेमा हॉल के अंदर जाके पिक्चरें देखने में खर्च कर दे, हो सकता है वो अपने एजुकेशन में खर्च करे। सो बजट, कोई भी सरकार ना ये नहीं चाहेगी कि बजट कभी खराब आए। सरकार तो अपना पॉलिसी पेपर्स अपने हिसाब से देख के लाती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस एज एन सिटीजन्स ऑफ इंडिया कि हम उस बजट को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सरकार एक डोमेन को बजट देती है। अभी अब आप अगर स्पेसिफिकली टू माई डोमेन, अभी तक क्या था, पिछले न्यूज़ पैनलिस्ट में मैं नहीं होता था। क्यों नहीं था? क्योंकि एआई वाज नॉट देयर। सो आज एआई एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है बजट के लिए भी नहीं, इनफैक्ट एंटायर इंडस्ट्री के लिए। जैसे अब अगर आप बात करें ये गोल्ड और जो सिल्वर का अप एंड डाउन इतना ज़्यादा चल रहा है, सो कहाँ पे एआई एक आम आदमी को इम्पैक्ट कर सकता है। सो अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ सपोजिंगली, हाँ, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करता हूँ, सो देयर आर सॉफ्टवेयर्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या सोना अप जाएगा या डाउन जाएगा, शेयर मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। सो आई विल इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली सो एज टू मेक माई प्रॉफिट गेन। सो जब हम, कोई भी इंसान ये कहता है ना, देखिए इस सरकार के अंदर रुपए इतना डी वैल्यू हो गया है, तो सरकार क्या करेगी जब तक हम अपने उस पैसे को सही ढंग से नहीं खर्च कर रहे हैं, सही टेक्नोलॉजी को नहीं इंप्लीमेंट कर रहे। आज एआई को हम लोग, सारे लोग एक डर से ज्यादा देखते हैं कि एआई के आने से नौकरियां जाएंगी। आप मेरे को बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? है बिल्कुल ना? सर। तो जी, हम जी लोग है। ये सोचते हैं एआई से हमारी नौकरी चली जाएगी। व्हाई नॉट implement AI in daily routines? Why not put an awareness on these AI modules? मतलब मैं आपको एक अपने छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। एक श्री हुँ। राम स्कूल की बच्ची है, सिया सिया सिंह। वो 12th क्लास की बच्ची है। उसने एक टूल बनाया, DARC टूल, विच एसेस के आज जैसे स्कैमर्स डीप फेक एनालिसिस करते हैं, डीप फेक मॉर्फिंग करते हैं फोटोज की, वीडियोस की। आपको नहीं पता होता कि वो कैसे आप लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दें। तो उस बच्ची ने एक टूल बनाया जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए है, जिससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज चेक कर सकती हैं क्या ये फोटो मॉर्फ तो नहीं है या ये डीप फेक से तो नहीं बना हुआ। सो हर चीज को R&D करने के लिए, जैसे इनिशियली टूल इस बच्ची ने बनाया, सो एक कितने टूल ऐसे बन रहे हैं। सरकार एक मिशन ले आई, इंडिया एआई मिशन, जिसमें भारत जैन बना, सर्वम एआई बना। बट कितने लोग जानते हैं? मतलब इवन मैं आपको ये बताऊं, अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बात करूं तो वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कितने यूजफुल टूल्स बन चुके हैं, बट आम सर इंसान की छोड़िए, आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी अभी नहीं जानते ऐसे टूल्स को। तो इट इज ऑल अबाउट हाउ वी टेक एआई एज एन, मतलब whether AI is a challenge or AI is a master stroke which can be in place so as to give a boon to our country. हुँ। ठीक है सर, मैं आपके पास अब लौटूँगी और हमारे साथ अतुल अग्रवाल जी भी हैं, सीए टैक्स एक्सपर्ट और सर, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि एटीडी को इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा-सा आपसे चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को भी ये आसान सी भाषा में अगर समझा पाएँ कि इससे आम दर्शकों को भी क्या फ़ायदा हो पाएगा? देखिए, एटीडी पर आने से पहले मैं एक दो चीज़ों का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। जो जैसे बत साहब एआई की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली एआई से नौकरी जाने वाली बात बिल्कुल मेरे हिसाब से असत्य है, क्योंकि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एआई कैन नॉट वर्क। और ह्यूमन इंटरवेंशन अगर नहीं है तो आपके एआई के जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव होने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, सेविंग्स की बात भी आपने पूछी थी, हमारे दूसरे पैनलिस्ट से, तो इसमें मेरा
आपको एक इसमें जानकारी देना चाहूँगा, भारत सरकार एक अभियान चला रही है जिसको हम फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम बोलते हैं, और दैट फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम इज स्पेसिफिकली फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और अभी एक ड्राइव उन्होंने शुरू किया है जिसमें जो स्कूल में गर्ल चाइल्ड है उनको भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानकारी दी जा रही है, सो दैट दे मे नॉट बी डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली, देयर पेरेंट्स, देयर ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल। अब हम एटीडी की बात करें तो एटीडी आप जानते हैं कि जैसे कि हम सब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता है, हेल्थ कॉस्ट इज गोइंग लाइक एनीथिंग, हॉस्पिटलाइजेशन की कॉस्ट बड़ी हाई हो रही है, आपका मेडिकल कॉस्ट इज बड़ी हाई हो रही है। तो सरकार चाहती है कि हमारे जितने भी सिटीजन हैं सब अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करा करके रखें, उसका एक प्रीमियम पे करें, जिसको उन्होंने एज ए डिडक्शन देने की बात की। लेकिन इसमें एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अभी आपको पता होगा कि पिछले 2-3 साल से हमारे 2 रिजीम चल रहे हैं, ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। अगर हम न्यू रिजीम में जाएंगे तो हमें कोई किसी तरीके का बेनिफिट एटीडी का मिलने वाला नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट वांटेड कि हम इंश्योरेंस कराएं और इंश्योरेंस के नाते हम अपनी हेल्थ को सिक्योर कर पाएं, और जो फ्यूचर में अनसीन एक्सपेंसेस हैं, जब आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाते हो, उन अनसीन एक्सपेंसेस की वजह से किसी की अननेसेसरी कैजुअलिटी ना हो, किसी की डेथ ना हो। दिस इज व्हाट द आइडिया ऑफ द गवर्नमेंट इज, दैट्स व्हाई दे आर प्रमोटिंग मोर एंड मोर फॉर एटीडी। और एटीडी में मैं जहाँ तक समझता हूँ, अभी आप देखेंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, आयुष्मान भारत, वो एटीडी के अलावा है, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है, जहाँ आप हॉस्पिटल जा करके ऑपरेशंस भी करा सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी भी ले सकते हैं। तो एटीडी के कहीं ना कहीं फ़ायदे होने वाले हैं, और मेरा ये कहना है कि जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं उनको ये नहीं सोचना कि मेरे को एटीडी का बेनिफिट अगर नहीं मिल रहा है तो मैं एटीडी का को यूज़ ना करूं, या मैं इंश्योरेंस पॉलिसी ना लूं, हेल्थ पॉलिसी ना लूं। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। सर, क्योंकि हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो मैं ये भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगी। SWP एक इस बात का भी जिक्र आ रहा है कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान है जिस पर निवेश पर टैक्स छूट का प्रावधान संभव बताया जा रहा है, तो सर इसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ कर पाएँ। देखिए, अगर आपको याद हो, पहले सेक्शन 80C में जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे, जैसे आपने अगर एनएसएस में इन्वेस्टमेंट किया तो एनएसएस में इन्वेस्टमेंट के टाइम पर आपको 100% डिडक्शन मिलती थी जितना आप अमाउंट में इन्वेस्ट करते थे, और जब उस अमाउंट को विड्रॉ करते थे तो उस टाइम पर वो अमाउंट टैक्सेबल होता था। तो उससे क्या है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उसका फ़ायदा उठाते थे, लेकिन जब वो पैसा वापस उनके पास आता था उस टाइम टैक्स लायबिलिटी के डर से वो उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे तरीके से उसको यूटिलाइज करने की कोशिश किया करते थे। तो सरकार इसीलिए विड्रॉल पे टैक्स की लायबिलिटी को कम किया जा सके तो ऐसा प्रावधान वो लाने के विचार में है। बट मेरा इसमें मानना ये है कि जब नया रिजीम आ गया, जिसमें हम नए रिजीम में अगर टैक्सेबिलिटी में जाते हैं, जिसमें हमें 12 लाख रुपए तक अभी तक कोई इनकम पर टैक्स नहीं है, तो नए रिजीम में तो किसी भी तरीके के प्रावधान को अगर लेकर के भी आते हैं तो डिडक्शन मिलना ही नहीं है। जो भी इनकम मेरी होने वाली है वो सारी टैक्सेबल होने वाली है। तो ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हो गई। विड्रॉल पर जो टैक्सेबिलिटी है, विड्रॉल पर टैक्सेबिलिटी तभी होगी जब आपने डिडक्शन क्लेम किया होगा पीछे पास्ट में और उस पर आपने टैक्स नहीं दिया होगा, तभी विड्रॉल पर टैक्सेबिलिटी की बात आती है। तो अगर हम ओल्ड रिजीम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तभी हम इसको बेनिफिट पास ऑन कॉमन आदमी को कर पाएंगे। ठीक है। सर, एक और छोटा सा सवाल इसमें यह है सुरभि रोक रहा हूं, सुरभि रोक